तो गुड मॉर्निंग। आज हम सीबीएसई सैम्पल पेपर का सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, क्योंकि इन 4 क्वेश्चन के जरिए मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन, ये तो मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप एक चीज़ तो नोट कर लो, जो भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जामिनर हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे देगा ही देगा कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं अच्छे तरीके से। मैं आपको आज के बाद एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप हर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। आपको ये पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 होती है और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों, 2। यानी कि मॉडुलस के अंदर वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाहर आके वो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। यही मतलब है। अब एक बच्चे ने इसका आंसर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का आंसर क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, एक्स लिख दिया। यानी वो ये कहना चाहता है कि इसका आंसर वही आएगा जो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मान लो मैं ये कहूँ कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ 2 है, तो इस बच्चे ने तो ये लिखा था कि जो अंदर लिखा हुआ है वही यहाँ लिख दिया। यानी मैंने अंदर -2 लिखा है, तो इस बच्चे ने क्या लिख दिया, इसका आंसर -2। लेकिन ये तो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है और उसका आंसर तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं। तो फिर इसका आंसर नेगेटिव कैसे आ गया? इसका मतलब हम सीधा इसको एक्स नहीं लिख सकते, हम इसको क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, प्लस माइनस एक्स। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कब प्लस एक्स होगा और कब माइनस एक्स होगा? तो हम इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी बच्चों, एक ब्रैकेट लगा लो, करली ब्रैकेट। इसको हम x कब लिखेंगे और माइनस एक्स कब लिखेंगे? x तो कब लिखेंगे, जब ये वाली वैल्यू, ये अंदर मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू होती है, जो यहाँ पे जो भी फंक्शन है, वो क्या हो बच्चों आपका, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो, 0। और अगर ये नेगेटिव हो गया अंदर वाली वैल्यू, तो हम क्या लिख देंगे, इसको माइनस ऑफ एक्स लिख देंगे। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका आंसर, जैसे मान लो मॉडुलस ऑफ एक्स को हमने क्या लिखा, -x लिखा। कब? जब अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब नेगेटिव पहले ही है और ये कितनी है, -2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम इसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होगी, 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा अच्छे से। जैसे मैं कहता हूँ ये फंक्शन है मेरे पास, तो इसको रीडिफाइन करो, मतलब इसकी दोबारा डेफिनेशन बताओ मेरे को। एक तो इसको सीधा ही x-2 लिख दो, यानी कि मॉडुलस का सिंबल हटा दो। एक मॉडुलस का सिंबल हटा दो, लेकिन बाहर साइन किसका लगा दो, माइनस का। कब 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 लगाओगे, इफ, मैंने क्या कहा था, जब ये अंदर वाली वैल्यू x-2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो बच्चों, 0। और ये कब होगा, जब x-2 आपकी लेस देन क्या हो, 0। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 उधर आके क्या हो जाएगा, +2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लेस देन हो बच्चों आपका किससे, 2 से। मतलब कि x की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, -(x-2). इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करता हूँ इसको। देखो, नंबर लाइन के ऊपर बच्चों 0 1 2 मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स, वो है x-2। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसका आंसर मैं ऐसा लिखूंगा, इसका आंसर मैं ऐसा लिखूंगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी। देखो, एक वैल्यू मेरे को कोई एक बताओ आप जो 2 से छोटी हो। मान लेता हूँ ये 1.5 है ना, 1.5 क्या है बच्चों, 2 से छोटी है। इसके अंदर x को 1.5 पुट करो, तो कितना आ गया, देखो अंदर कितना आ गया, माइनस का हाफ आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। कहने का मतलब ये है, मेरे को इसका आंसर तो पॉजिटिव ही लेके आना है। तभी तो मैं डिफाइन करता हूँ कि जब जब मैं यहाँ पे x को 2 से छोटी वैल्यू पुट करूँगा तो ये अंदर नेगेटिव बन जाएगा। तो इसलिए मैं नेगेटिव का साइन ऑलरेडी लगा देता हूँ, ताकि ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाए, प्लस। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, आपको पॉजिटिव ही करनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराता हूँ। इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि -1 से 2 mod of x dx, इसको इंटीग्रेट करो। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। पहले बच्चों आपको क्या करना होता है, इस अंदर वाले फंक्शन को, जो ये अंदर आपको x दिखाई दे रहा है, इसको क्या पुट करो, 0। इसको क्या पुट करो, 0, और x की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पे तो x ही था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये होता है, देखो ये लिमिट कितनी है, -1, ये लिमिट कितनी है, 2। एंड पॉइंट वाली लिमिट लिख दो, और ये जो बीच में 0 आ गया ये यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी पता है, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप करके देख लो। x को आप -1 से 0 के बीच में कहीं पे भी पुट करोगे, यानी कि माइनस का 0.5 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि fx क्या है यहाँ पे आपका, fx है मोड ऑफ x। मैं यहाँ पे इसके दो डेफिनेशन कर देता हूँ fx की। क्या, इसको एक तो लिखूंगा मैं x कब, जब x बच्चों आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और -x लिखूंगा कब, जब x 0 से क्या होगा, छोटा। अब आप मेरे को ये बताना, यहाँ x क्या है, 0 से छोटा है ना, तो मैं इसको क्या लेकर चलूंगा, -x। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट्स में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, i को -1 से 0, आपको पता है आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, -1 से लेके 0 मोड x dx, और फिर 0 से लेके 2, मैंने एक बीच में 0 को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि -1 से 0 के बीच में तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले ही एक साइन माइनस का मेरी तरफ से बाहर लगा दूंगा, ठीक है। और 0 से 2 के बीच में तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0 से 2 के बीच में x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले लूँगा, बस खत्म क्वेश्चन। अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब आपको आता ही है इंटीग्रेशन करना। एक और एग्जाम्पल देख लो। एक मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पहले हम सिंपल चीज़ें करेंगे फिर मुश्किल करेंगे। जैसे मैं कह दूँ आपको 0 से 4 मोड ऑफ x - 2 dx, मैंने कहा आपको इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो पहले आपको सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन है उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2। x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब इस लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर लो। देखो यहाँ तो 0 लिखना है और यहाँ कितना लिखना है आपको, 4, लोअर लिमिट अपर लिमिट। बीच में क्या इंक्लूड कर दो, 2 इंट्रोड्यूस कर दो, यानी कि यहाँ पे भी, और बीच में साइन क्या लगा दो, प्लस का, और दोनों जगह फंक्शन लिख दो। क्योंकि लिमिट को हम कितने भी इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं, चाहे 5 करो चाहे 10 करो, लेकिन हम उतने में ही करेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है। ये हो गया। अब बस आप मेरे को ये बता दो कि 0 से 2 के बीच में x - 2 की वैल्यू क्या होती है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 0 से 2 के बीच में x - 2 की वैल्यू क्या होती है। एक बच्चे ने बताया सर इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसने एक वैल्यू पुट करके देखी 1.5 है ना, 1.5 पुट करी इसमें, तो इसको पता लग गया कि ये तो माइनस की वैल्यू आ गई। मैं कहता हूँ वैल्यू अगर माइनस की आ गई तो पहले ही एक साइन माइनस का लेके चलो, ताकि वो माइनस माइनस मिला के क्या कर दे, प्लस। यानी कि सीधा याद रखना है तो आपको ऐसे याद रख लो, अगर इस लिमिट के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाओ बाहर, अगर इस लिमिट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाओ, बस। अब तो नहीं बोलोगे कभी भी। ये क्या है आपका x - 2, बस। अब मॉडुलस का साइन हट गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन। माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x²/2, 2 का क्या होता है 2x, लिमिट 0 से 2, प्लस ये इंटीग्रेशन तो दोनों का सेम ही रहेगा, फंक्शन तो सेम ही है, और लिमिट क्या है बच्चों 2 से 4। अब तो आपको आते ही आके इसमें लिमिट पुट कर दो, इसमें लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आएगा। देखो ये यानी कि इसका लेवल डिफिकल्ट बनाया गया है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब आप देखो मैं क्या करूँगा, पहले x³ - 3x² + 2x को 0 पुट करूँगा, ठीक है। 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो, x कॉमन लो, ये हो गया। अब बच्चों आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। अंदर वाले के फैक्टर क्या बनेंगे, x - 1, x - 2, बहुत आसान है फैक्टराइज करना। तो x की 3 वैल्यू आ गई, एक 0, एक 1 और एक 2। कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, एक 0, एक 1 और एक 2। अब क्या करोगे आप, इस पूरे इंटीग्रेशन को जितनी वैल्यू आ गई ना, आप उतने पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया करो। कितनी वैल्यू आई इसकी बताओ मेरे को, 3 आई। तो आप क्या करो, एक बार के लिए मेरे कहने पे 3 इंटीग्रेशन के साइन लगा दो। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है, -1, और सबसे लास्ट में अपर लिमिट कितनी है, 2। अब बीच में इंट्रोड्यूस कर दो क्या, एक तो 0 इंट्रोड्यूस कर दो। फिर देखो यहाँ पे जो 0 आपने लिखी है उधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। 0 -1 से 0, फिर 0 से लेके कहाँ पे जाओ आप, 1, और फिर 1 से लेके कहाँ पे जाओ बच्चों, 2। मतलब कि एक लिमिट -1 से 2, देखो ये इंटरवल था आपका -1 से 2, है ना। मैंने इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक बीच में मैंने 0 इंट्रोड्यूस कर दिया और एक बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, 1। तो ये 3 इंटरवल में बढ़ गया, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। मैंने ये लिखी है, ठीक है। और बीच में साइन क्या लगा दो सबके, प्लस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये फंक्शन को मैं क्या लिखूं, यहाँ तो इसको मैं f(x) मानता हूँ, ठीक है, यानी कि मोड ऑफ f(x) है। यहाँ पे मैं सीधा ही लिख रहा हूँ एक बार, मोड ऑफ f(x), यहाँ पे भी मोड ऑफ f(x),
और यहाँ पे भी बच्चों क्या है, ये मोड ऑफ एफ एक्स अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है, और डी एक्स लगा दिया। अब बात आती है कि अंदर वाले फंक्शन के आगे साइन माइनस का आएगा कि, यानी कि एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। अब कई बार तो मैं बाहर इसके माइनस का साइन लगाऊंगा मोड को हटा के, और कई बार मैं क्या लगाऊंगा, साइन प्लस का, लेकिन मेरी मर्जी से बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैं देखूंगा अब क्या कैसा तरीका होगा। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मेरा फंक्शन क्या आया था बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x² और माइनस के कितना था आपका, प्लस के 2x था, प्लस के 2x, और इसके हमने फैक्टर बनाए थे क्या, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और देखो आपके जीरो पुट करके x की 3 वैल्यू आई, 0 1 2। मैं तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल आसान, ताकि हर बच्चा समझ सके। एक वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई बच्चों 1 और एक वैल्यू आई आपको 2। अब हमने इंटरवल क्या क्या बनाए थे, देखो एक पॉइंट और था ना इसके अंदर, क्या था, -1। अब आपको इंटरवल देखने हैं, हर एक इंटरवल। हमने इंटीग्रेशन में एक इंटरवल ये लिया है ना, ये लिया है हमने। आप ये देखो कि -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ x की, मैं कह रहा हूँ आपको, -1 से 0 के बीच में सिर्फ x को देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बच्चा कहेगा सर नेगेटिव होगी, क्यों, -1 से 0 के बीच में सारे नंबर नेगेटिव आते हैं, तो x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मतलब ये क्या हो गया आपका बच्चों, नेगेटिव, है ना। फिर इसकी वैल्यू देखो, क्योंकि मेरे को इसका साइन चेक करना है, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। x 0 से -1 के बीच में x -1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताओ। देखो जब x ही नेगेटिव आता है तो उसमें से -1 और कर देंगे तब भी तो वो नेगेटिव ही रहेगा, समझ रहे हो, और 2 और माइनस कर देंगे तब भी तो वो नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव 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 3 बार मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा ऐसे समझ आता है तो ऐसे समझ लो, नहीं तो आसान तरीका और बता देता हूँ। 0 से -1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी एक वैल्यू जो आपका मन करे, जो भी आपका मन करता है, ठीक है। लेट कर लो -1 ही ले लो, x को क्या ले लो आप, -1 ही ले लो, ठीक है। x को -1 लेना, ये -1 होगी, -1 -2, -1 और माइनस के 2 -3। पूरा ओवरऑल आंसर कितना आएगा बताओ, इसका माइनस का आएगा ना, आंसर कुछ भी है लेकिन नेगेटिव आएगा, तो आपको फंक्शन का साइन क्या लेना है, यहाँ पे नेगेटिव लेना है। हो गया, एक इंटरवल की बात होगी। अब बात करता हूँ मैं दूसरे इंटरवल की। जब आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब बात आती है बच्चों किसकी, 0 से 1 के बीच की। किसकी बात आती है, 0 से 1 के बीच। अब एक बच्चा सोचेगा कि सर क्या मैं 0 ले सकता हूँ, क्या मैं 1 ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ 0 और 1 अगर आप लोगे ना बच्चों, 0 और 1 तो क्या है, इसके रूट है, तो दोनों पे वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 से आपको ये पता नहीं लगेगा कि वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसलिए आप इसके बीच की कोई वैल्यू ले लो, ठीक है। या तो ये ले लो वैल्यू कितनी, 0.5, आप 0.5 लो। एफ एक्स क्या था बच्चों आपका, x -1 x -2। आप इस इंटरवल के अंदर देखना चाहते हो कि ये पूरा फंक्शन नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो मैं कहता हूँ x की कोई वैल्यू ले लो इस इंटरवल में, x की वैल्यू ले लो 0.5। एक वैल्यू के ऊपर जो साइन आएगा ना, सभी के ऊपर वही आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी पे, इसलिए मैं एक वैल्यू लेके चल रहा हूँ। x को 0.5 पुट करो, 0.5 में से 1 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, और 0.5 में से 2 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसका फंक्शन का साइन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। मेरे को सिर्फ क्या देखना होता है, साइन, और वो मैं देखने का आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान। 1 से 2 के बीच में एक वैल्यू ले लो, x की वैल्यू कितनी ले लो बच्चों, 1.5 ले लो। 1 से 2 के बीच में x की वैल्यू 1.5 लो, देखो 1.5 लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 1.5 में से 1 घटाओगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1.5 में से 2 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। 2 प्लस के और 1 माइनस का साइन, तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये भी क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव। देखो तीनों इंटरवल के अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि फंक्शन का साइन कैसे आएगा, बीच वाले में पॉजिटिव, बाकी दोनों में नेगेटिव। बस यहाँ पे अब जब आप खोलोगे ना इसको, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा बाहर, ठीक है। नेगेटिव आएगा, फंक्शन लिख दो x³ माइनस के 3x² और प्लस के 2x, और बीच में क्या आता है, पॉजिटिव। 0 से 1 में क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव, x³ माइनस 3x² प्लस के 2x। सिर्फ आपको ये ऐसा यही काम करना था और ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, इसलिए मैं बाहर नेगेटिव लगा रहा हूँ, ठीक है। x³ माइनस के 3x² और प्लस के 2x और dx। कोई एक वैल्यू पुट कर लिया करो आप, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उससे आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा अब अपने को क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴/4 माइनस 3x² का कितना होता है, 3 कॉन्स्टेंट, x² का होता है x³/3, 3 से 3 कट जाएगा तो यानी x³ आ जाएगा। 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, x²। क्यों, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 कॉन्स्टेंट x²/2
तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो एक्स स्क्वायर आ गया। और लिमिट क्या है आपकी, -1 से 0। अच्छा, इंटीग्रेशन तो सबका यही आएगा, इंटीग्रेशन तो बच्चों सबका यही आना है, बस लिमिट क्या है सब में अलग अलग है। x4/4 माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या है 1 से 2। अब मैं आपको एक एक लिमिट सोल्व करके दिखा देता हूँ। बच्चे क्या है यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लेकिन बच्चों आपको मिस्टेक नहीं करनी, अच्छे से देखो। अगर आपकी मान लो कैलकुलेशन वीक है ना, आप इसको अलग से मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, और इसको क्या मान लो बच्चों, c। इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, और इस पूरे को क्या मान लो आप, c मान लो। अच्छा, बाहर नेगेटिव है ना तो माइनस ही ले लो, यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या ले लो, माइनस ही ले लो, ताकि आप सिर्फ इस अंदर अंदर वैल्यू वाली वैल्यू को a मान सको। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ a क्या था मेरा, a क्या था बच्चों, x⁴/4 माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या है -1 से 0। तो बताओ क्या करते हो आप, पहले अपर लिमिट पुट करते हो, 0 पुट करोगे सारा क्या बन जाएगा 0, फिर माइनस का साइन लगाते हो और लोअर लिमिट पुट करोगे, x की जगह -1 पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, -1⁴ 1 होता है, -1�3 क्या होता है -1, और माइनस पहले ही है तो ये प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चों, +1 होगा, यानी कि 0 माइनस के 2 + 1/4, 2 + 1/4 कितना होता है 9/4। तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका, -9/4, यानी एक आंसर आ गया आपका। अब आप निकालो बच्चों किसका, बी का आंसर। अब आप बी का आंसर निकालोगे, देखो अंदर फंक्शन यही है सेम, फंक्शन तो यही है, लिमिट क्या है बच्चों, अब की बार 0 से 1 है, 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट करोगे और फिर 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा सारा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/4। सी का आंसर निकालो, सी क्या है, x⁴/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 से लेके कितना है 2, पहले 2 पुट करो, जहाँ जहाँ x नजर आता है बच्चों उसको 2 लिखो, 2⁴ कितना होता है 16, 16/4 यानी कि 4, -8 + 4, फिर बीच में साइन क्या लगाओ माइनस, फिर 1 पुट करो, 1/4 -1 + 1, तो ये कितना हो गया आपका बच्चों 0 हो गया, और 0 हो गया और ये कट गया तो -1/4 आ गया ना, ये क्या आ गया आपका -1/4। तीनों के आंसर निकाल दिए मैंने। अब क्या करो, अब आपका फाइनल आंसर यानी कि आई क्या था बच्चों, -a + b - c, यही था ना, पीछे देख लो, -a कितना -9/4 प्लस b, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा ना, यानी कि 1/4। तो ये 4 एलसीएम ले लो, 9 + 1 + 1, आंसर कितना आ गया बच्चों आपका 11/4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कहता हूँ ये चीज़ आप समझ गए ना कि फंक्शन का साइन कैसे चेक करते हैं, मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक कॉन्सेप्ट के पीछे मैं कहता हूँ आपको इतनी सारी चीज़ें मैं सिखाता हुआ चलूंगा कि कोई और क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इंटीग्रेशन का यूज करके आपको एरिया निकालना है किस रीजन का, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एनक्लोज्ड बाय दिस लाइन एंड द पैराबोला दिस, और एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो आपको एरिया निकालने के लिए बच्चों सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये एग्जाम में नहीं लिखना कुछ भी, मैं आपको सारा समझा रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + 1 के अंदर, अगर आपने 10 चैप्टर पढ़ा हो स्ट्रेट लाइन का, ये होती है। इसमें ये a और b क्या होते हैं बच्चों, a और b होते हैं, मान लो ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ x ये a बनाती है इंटरसेप्ट, और y एक्सिस के साथ यानी ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों b। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होती है ना a b से पास होने वाली लाइन की, ये क्या होती है, x/a + y/b = 1, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होता है बच्चों 1। अच्छा, फिर आता है पैराबोला, मैं थोड़ा सा आपको पैराबोला के बारे में बता देता हूँ। पैराबोला आपको पता है 4 तरह का होता है ना, एक होता है राइट हैंडेड पैराबोला, एक होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, एक अपवर्ड पैराबोला, और एक क्या होता है बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला। ये होता है ना, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड की इनकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y² = 4ax। मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, देखो ये डायग्राम मैंने बना दिया, ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है, और ये क्या होता है अपने लेफ्ट हैंड की साइड बना हुआ है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। इसकी इक्वेशन होती है बच्चों y² = 4ax, इसकी इक्वेशन होती है y² = -4ax, बस माइनस लग जाएगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर किसके ऊपर आएगा, y के ऊपर आएगा। और वैसे भी अगर आपने मैथ थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो, आपको पता है कि अगर y के ऊपर स्क्वायर है यानी कि y की इवन पावर है, तो इसका जो ग्राफ होता है ना इस कर्व का, वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जितना ग्राफ ये ऊपर है, ये जितना एरिया है ऊपर है उतना ही क्या है बच्चों नीचे है, बिल्कुल एक जैसा है। तो इन दोनों की इक्वेशन पता लग गया। डाउनवर्ड और अपवर्ड की, इसमें बच्चों
y की जगह x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यानी कि ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में जहाँ x है उसको y लिख दो और y को क्या लिख दो x, 4a, x की जगह क्या लिख दो y, इसमें कितना आ जाएगा -4ay। तो मैंने ये चारों की चारों इक्वेशन आपको बता दी। अब अपने को एरिया क्या निकालना है, आप चेक करो। x प्लस वाई 2, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और पैराबोला क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और एक क्या है x एक्सिस। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। लाइन क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और x एक्सिस। तो इसका पहले आपको क्या बनाना है, हमेशा ही पहले रफ स्केच। जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपका आए 8th चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, सबसे पहले आप क्या करो, रफ स्केच ड्रॉ करो, ठीक है। ये सब कुछ जो मैं अब लिख रहा हूँ ना इस पेज के ऊपर, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। रफ स्केच में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये पैराबोला है, और वो भी कौन सा, राइट हैंडेड पैराबोला है, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है और वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो लेफ्ट राइट हैंडेड पैराबोला है बच्चों। इसका डायग्राम आप ऐसा बना दो, ये रफ है, ठीक है। अब ये क्या है, एक लाइन है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो मुझे बताओ मैं हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये तो एक इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई ना, जिसका x इंटरसेप्ट भी 2 है और y इंटरसेप्ट भी बच्चों कितना है, 2 है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं आपकी ऐसी बनी होगी, पक्का है ना, ऐसी तो बनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपकी, 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 2। अब आपको निकालना क्या है, देखो एरिया कौन सा निकालना है, ये ध्यान रखो। एक तो लाइन बना दी ये रेड वाली, एक मैंने ये पैराबोला बना दी ग्रीन वाली, है ना। एक एक्स एक्सिस बच्चों ये लाइन होती है। इन तीनों के बीच में कौन सा एरिया है, मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैं ग्रीन कलर से शेडिड कर रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन में ये एरिया निकालना है, समझ गए। अब अगर आपने एरिया इस चैप्टर को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता है ये एरिया, ये लाइन और ये पैराबोला इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे, है ना। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ये ब्लू वाला एरिया और एक जो वो ग्रीन वाला एरिया रह गया दूसरी तरफ, ठीक है। ये ब्लू वाला एरिया जब हम निकालेंगे तब बच्चों हम करो इक्वेशन किसकी यूज करेंगे, देखो पैराबोला की। ये कौन बना रहा है, पैराबोला। और जब ये रेड वाला ग्रीन वाला एरिया निकालेंगे, देखो ये वाला एरिया, इसमें इक्वेशन किसकी यूज करेंगे, लाइन की, है ना। इसमें किसकी यूज करेंगे बच्चों, लाइन की। लेकिन लिमिट क्या ले, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्या लेंगे हम इंटीग्रेशन की, वो तो अपने को निकालनी पड़ेगी ना। वो कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो क्या लिखें अब, वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। इन दोनों का हम क्या निकालते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और मैथ्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी आपको निकालना हो, इसका मतलब ये होता है उन दोनों, ये लाइन है और ये कर्व है, इन दोनों की इक्वेशन को आप एक साथ क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और लाइन की इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है ताकि आप कह सको कि x की लिमिट 0 से लेके यहाँ कितनी तक ले, ठीक है बस। और ये पॉइंट तो कितना है, ये आपका 2,0, ये तो है ही। आपको सिर्फ क्या निकालनी है बच्चों, x की लिमिट। तो मैं x की लिमिट निकालता हूँ। देखो इसमें आप है ना y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या 2 माइनस एक्स, और इसको इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। देखो क्योंकि अपने को क्या खत्म करना है, y को, जिसको खत्म करना है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। y की जगह क्या लिख दो बच्चों, 2 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखो एक इक्वेशन बन गई, किसमें, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है। एक इक्वेशन बन गई, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो सोल्व कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये प्लस एक्स है, इधर आके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4, एक्स माइनस 1 और x माइनस 4 इसके फैक्टर बनेंगे। x की दो वैल्यू आएगी, एक तो 1 और एक कितनी, 4। बच्चों 4 तो कहीं आगे जाके है, इसको तो छोड़ ही दो। हम क्या लेंगे, सिर्फ 1, क्योंकि ये 2 है, पूरी डिस्टेंस 2 है, तो 1 इसके बीच में होगा ना। ये पॉइंट क्या होगा आपका, 1,0। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब कि y निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है। y निकालने की आपको बच्चों जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि अपने को तो लिमिट x की लेनी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए थी बस। सो रिक्वायर्ड एरिया बच्चों आपका क्या होगा, देखो 0 से 1, लिमिट आप जब 0 से 1 लोगे तो y किसकी लोगे बताओ, देखो ये पैराबोला की, है ना, y ऑफ पैराबोला dx, और प्लस 1 से लेके 2। ये 2 क्यों लिखा बच्चों मैंने, 2 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने बताया था ना ये 2 जो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो x इंटरसेप्ट पूरा 2 था, तो मैंने इसलिए इसकी लिमिट 2 से 20 ये पॉइंट है। 1 से 2 लिखोगे तो y ऑफ लाइन dx। बस अब तो क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गया, इंटीग्रेशन कर दो इसका। y
जो है आपका लिमिट क्या है बच्चों 0 से 1 पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, तो वाई क्या आएगा आपका रूट एक्स, और 1 से 2 लाइन की वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो बच्चों वाई क्या आ गया यहाँ से 2 माइनस एक्स आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स की पावर हाफ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक पावर में जोड़ दो और वही नीचे लिख दो 3/2 है ना। 0 से 1 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, और x का क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2। सोल्व करें इसको, ये 2/3 बाहर कर दो और x को क्या पुट करो पहले 1, 1 की तो कितनी भी पावर होगी तो 1 ही होगा, और फिर x को क्या पुट कर दो 0। x को 2 पुट करना, x को 2 पुट करोगे और फिर x को 1 पुट करो, x को 1 पुट करोगे तो बस साइन का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट वगैरह कहाँ लगानी है, गलती नहीं करनी 1% भी। ये तो आ गया बच्चों आपका 2/3, 4 में से 2 गया 2, अच्छा साइन खोल दो, ये -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 2/3 प्लस में 1/2, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। इसका एलसीएम लोगे कितना 6, तो ये आएगा 4 + 3, कितना आंसर आएगा बच्चों 7/6, और 7/6 स्क्वायर यूनिट ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन 4 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम में आएगा, और इसमें इंटरनल चॉइस है। अब देखो इसका ये सेकंड पार्ट, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि y एक लाइन है √3x, तो बताओ क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, इट पासिस थ्रू ओरिजिन। क्योंकि सारी चीज़ों का आपको मैं ज्ञान दूंगा ना, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। ओरिजिन से कोई लाइन कब पास होगी ये कैसे चेक करते हैं, अगर इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो बच्चों 0, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें ये लाइन थी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, तो ये लाइन 0 से कभी पास नहीं हो सकती। पास होने का मतलब बच्चों ये है, अगर मैं इसमें x और y दोनों को 0 पुट कर दूं तो क्या ये ट्रू आएगा, ये तो नहीं ट्रू आ रहा, इसका मतलब ये 0 से पास नहीं होती। लेकिन इसमें तुम 0 पुट करना, x को और y को दोनों को 0 पुट करोगे तो देखो ये तो ट्रू आ गया ना, तो इसका मतलब ये लाइन हमेशा ही कहाँ से पास होगी ओरिजिन से। इस बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। सर्कल की जो फंडामेंटल इक्वेशन होती है, उस बच्चे को भी इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिसने बहुत कम मैथमेटिक्स पढ़ा है और बोर्ड की वो तैयारी करना चाहता है। कुछ तो तैयारी हो जाए, उसका इतना तो काम बन जाए कि 40 में से उसके 25-30 नंबर आ जाए। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल की फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, सेंटर क्या है बच्चों 0 और रेडियस कितनी है मान लो ये r है, तो इस सर्कल की इक्वेशन कोई बता सकता है x² + y² = r² होता है। क्या होता है बच्चों r² होता है। लेकिन अगर मान लो सेंटर आपका 0 ना हो, अगर सेंटर कुछ और हो, इफ सेंटर क्या हो आपका मान लो h और k हो, ये सारा कुछ मैंने जब मैं सर्कल चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ तो सब कुछ बताता हूँ उसमें, क्योंकि +1 का मैथ बच्चे जो ध्यान से पढ़ लेते हैं ना तो +2 में उसको कोई दिक्कत नहीं आती। हर चीज़ +1 की काम आती है +2 के अंदर। सेंटर HK है और रेडियस कितनी है बच्चों r है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये आपकी क्या होती है सर्कल की इक्वेशन होती है। अब देखो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगेगा। अब आपको इसमें कहता है इंटीग्रेशन का यूज करके आपको एरिया ऑफ द रीजन निकालना है दिस। पहले तो इसका मतलब समझो क्या क्या दे रखा है। देखो ये हम इक्वल का साइन मान के चलते हैं, है ना। 0 = y, यानी कि y = 0 और y = 0 का मतलब क्या होता है बच्चों x एक्सिस। y = 0 जो इक्वेशन होती है उसका ग्राफ आप बनाओगे तो क्या बनाओगे x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0 होता है। तो यानी कि पिछले क्वेश्चन में उसने लिख रखा था क्लियरली x एक्सिस, यहाँ पे उसने कंफ्यूज करने के लिए y = 0 लिख दिया, मतलब हम क्या मानेंगे उसको x एक्सिस मानेंगे। फिर दूसरी लाइन बच्चों y = √3x है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है। आप तो यही मान लो जैसे y = x लाइन होती है ना, वैसे ही y = √3x है, बस ये बिल्कुल बीचों बीच से पास होती है, ये थोड़ा सा क्या है बीचों बीच से पास नहीं होगी। ये x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, बट आपको उतनी डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है। मैं आपको बिना उतनी डिटेल के भी ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये क्या है आपका एक सर्कल है, ये मैंने आपको बता ही दिया क्या है बच्चों, ये एक सर्कल है आपका, ठीक है। अब देखो अब हम इसका क्या बनाते हैं, रफ स्केच बनाते हैं। रफ स्केच जरूरी है क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा एरिया आपको निकालना है, लिमिट कहाँ कहाँ, किस कर्व की इक्वेशन यूज करनी है। इसलिए रफ डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये एक सर्कल है, ये क्या है बच्चों, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 2। 4 मत लिख देना, क्योंकि 4 ये होता है 2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर में रेडियस r होती है, तो ये रेडियस कितनी है 2। और सेंटर क्या है बताओ इसका 0 0, सेंटर क्या है 0 0, तो ये सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी होगी बच्चों इसकी 2। मैं एक सर्कल बना देता हूँ, रफ है ये, कोई फेयर नहीं है, आप कैसे भी बनाना, जो आपको बनाना आता है वैसे बना दो। ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। अच्छा रेडियस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी है बच्चों 2 है। ये अगर पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट कितना होगा 2,0। समझ गए क्यों 2,0, क्योंकि रेडियस कितनी है 2 है। अब ये स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होगी, तो आप ऐसे सेंटर से पास होती हुई कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू √3x है, ठीक है। ये आ गया। अब बस आपको निकालना है एरिया। देखो कौन सा एरिया निकालना है, एक तो ये लाइन, एक ये पूरा सर्कल गोल वाला, और एक एक्स एक्सिस यानी कि ये, इन तीनों के बीच में कौन सा एरिया है आप मेरे को बता दो। यही तो एरिया है, सबको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया है, ये एरिया है, ये निकालना है। फिर वही बात आ गई, इस एरिया में आप ये देख लो कहीं पे क्या सर्कल और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। एक बच्चा बताएगा सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर रही है, तो बस इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करो एक्स एक्सिस के ऊपर। मैं कहता हूँ ये जो ब्लू कलर वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक मैं जो इक्वेशन यूज करूंगा ना वो किसकी यूज करूंगा, लाइन की, है ना। और इस ग्रीन वाले एरिया में इसमें मैं इक्वेशन यूज करूंगा किसकी, सर्कल की। समझ रहे हो आप मेरे को, सर्कल की। बस मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस पूरी लिमिट 0 से 2 को कितने हिस्सों में ब्रेक करना है, 2 में। यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है मेरे को ये पता होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे, लाइन की और सर्कल की इक्वेशन को सोल्व करके। हम क्या निकालेंगे, वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो सर्कल की इक्वेशन क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और लाइन की इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू √3x। इस y इज इक्वल टू √3x को बच्चों आप क्या कर दो, पुट कर दो। मैं कहाँ पे करवा रहा था आपको, जस्ट मिनट, ये है। इस y इज इक्वल टू √3x को पुट कर दो बच्चों किस इक्वेशन में, फर्स्ट में, क्योंकि हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, y को √3x पुट करोगे तो y का स्क्वायर कितना होएगा, 3x स्क्वायर होएगा, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों आपकी, +-1 आएगी, लेकिन अपने को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई, तो ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों 1,0 आ गया, ठीक है। अपने को तो सिर्फ x की वैल्यू देखनी होती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमें ये नहीं चेक करना कि ये y कितना है, क्योंकि इसका कोई यूज है ही नहीं अपने लिए। तो मेरे को पता लग गया अब कि 0 से लेके 1 तक तो मैं इक्वेशन लाइन की यूज कर लूंगा, और 1 से लेके 2 तक मैं सर्कल की यूज कर लूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया बस लिख दिया करो अब, रिक्वायर्ड एरिया। उसके बाद तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और क्वेश्चन खत्म। 0 से 1 y ऑफ लाइन dx, और +1 से 2 जो होगा बच्चों वो क्या होगा आपका y ऑफ सर्कल। अब देख लो दोनों 0 से 1, नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। 0 से 1 y ऑफ लाइन यानी कि √3x, और 1 से 2 y ऑफ सर्कल। बताओ सर्कल की y, यहाँ से y की इक्वेशन निकालना कितनी आएगी, 4 - x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ले रहे हैं इसलिए प्लस का साइन ले रहा हूँ मैं, 4 - x स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन अगर किसी बच्चे को नहीं आता, 0 से 1 √3x dx +1 से 2, 4 को क्या लिखोगे बच्चों 2 स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर। तो देखो √3 तो बाहर, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x²/2 होता है, और लिमिट है 0 से 1 प्लस। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, a² - x² अंडर रूट। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x/2, क्या होता है बच्चों x/2। ये वैल्यू सेम, जो वैल्यू है एज इट इज लिख दो, प्लस में a²/2, a² का मतलब ये पूरा यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/a। देखो ये उन बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने इंटीग्रेशन अच्छे से किया हुआ है। अगर आपको मान लो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही नहीं याद है तो फिर ये आप चैप्टर कैसे करोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो आप कर ही नहीं सकते। अब देखो √3/2 बाहर, x को 1 पुट करोगे तो 1, 0 पुट करोगे तो 0, प्लस x की जगह 2 पुट करो, जहां जहां x नजर आपको आ रहा है ना वहां 2 लिख दो बस। ये टर्म 0 हो जाएगी क्या, क्योंकि अंदर 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, तो पूरा 0 हो गया। x की जगह 2 लिखना है तो ये तो 2 हो गया। x की जगह बच्चों 2 लिखोगे तो 2/2 कितना होता है 1,
बीच में साइन क्या लगा दो, माइनस का, और ब्रैकेट लगाओ। जब भी माइनस का साइन लगाओ आदत डाल लो कि बाहर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, क्योंकि दो टर्म है इसकी। 1 पुट करो, जहां x नजर आता है बच्चों उसको 1 लिखो। 4 में से 1 गया 3 यानी कि √3। 4/2 कितना होता है 2। साइन इनवर्स x को 1 लिखोगे तो कितना आ गया आपका 1/2, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1। साइन 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे होता है, तो इसको लिख दो π/2 माइनस ये कितना हो गया बच्चों आपका √3/2, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन 1/2 कहाँ पे होता है 30 पे, और 30 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। अब आप मेरे को बताओ क्या ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ गया आपका, देखो पाई माइनस π/3, भाई ये क्या होता है π/3 होता है, और पाई में से π/3 माइनस करोगे तो 3π माइनस के पाई यानी कि 2π/3। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, स्क्वायर यूनिट। देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और कैलकुलेशन बिल्कुल साफ सुथरी, 1% भी मिस्टेक होने के चांस नहीं होने चाहिए, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो लिख देता हूं मैं। ये फॉर्मूला यूज होता है इन क्वेश्चंस में, जहां पे भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा और इलिप्स का क्वेश्चन आएगा ना, ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला बच्चों, x/2 ये वैल्यू एज इट इज a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आप याद रख लो। जब भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा और जब भी इलिप्स का क्वेश्चन आएगा, सर्कल का या इलिप्स का, तब ये फॉर्मूला अपना क्या होगा, यूज होगा। अच्छा, मैं कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे मान लो एरिया ऑफ सर्कल आपको सबको पता ही है, वेरीफाई करने के लिए होते हैं आंसर πr² होता है। एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ इलिप्स वो होता है πab। क्या होता है πab। जैसे ये एक इलिप्स है x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। आपको कोई कहे कि इस इलिप्स का एरिया निकालो, तो इसका आंसर ये आएगा इंटीग्रेशन से, अगर आपने पहले प्रूव किया हुआ तो। लेकिन सोल्व करते करते मान लो आपका कहीं आंसर गलत आ गया, तो आप कम से कम वेरीफाई तो कर सकते हो। जैसे मान लो आपको इस इलिप्स का एरिया निकालना है, x² 16 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। इसका एरिया पता है क्या होगा, आंसर तो होगा πab, लेकिन यहाँ पे a कितना है, देखो ये 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो a कितना हो गया 4। 9 क्या है 3 का स्क्वायर, तो a कितना हो गया 3। इसका आंसर क्या आएगा आपका 12π आएगा। इंटीग्रेशन से सोल्व करोगे 12π आएगा, बट मैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि अगर मान लो कहीं गड़बड़ी हो गई तो आप अपना आंसर क्या कर सको बच्चों, चेक कर सको, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। इसी तरह से एक पैराबोला का लिख लो। पैराबोला के अंदर बच्चों ये होता है, जैसे मान लो एक पैराबोला आपका है y² इक्वल टू 4ax, और एक पैराबोला है आपका x² इक्वल टू 4ay या 4by कर लो, ठीक है 4by। जैसे मान लो आपके ये दो पैराबोला है, एक ये राइट हैंडेड और x² इक्वल टू 4by क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। एक मान लो ये पैराबोला है, इन दोनों के बीच का एरिया मतलब कि ये वाला एरिया, ये तो वैसे तो इंटीग्रेशन से मैं आपको सिखाता ही हूँ, लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट आपको याद रखना है तो शेडेड एरिया जो होगा यानी कि इन दोनों कर्व के बीच का एरिया, वो क्या होगा बच्चों, सीधा फॉर्मूला याद करने का तरीका, दोनों इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है और y के जो कोफिशिएंट है उन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 16ab डिवाइड बाय 3। इसका क्या होता है बच्चों, आंसर होता है, ठीक। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट अभी क्या है मेरे को ये नहीं पता कि किस बच्चे को कितना मैथ्स आता है। मैं हर तरीके की चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ ले आपसे तो आप तुरंत उसका आंसर दे पाओ। तो ये आपके इंटीग्रेशन के दोनों क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए। अब देखो बच्चों, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि 4 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर में गिवन है ना, आप ये मान लो ये पूरी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आपको क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम दिस पॉइंट अपॉन द प्लेन दिस। बस एक बार इतना क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। देखो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ, और उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म। आपको मैं एक डायग्राम बना के सिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये एक प्लेन है, ये क्या है बच्चों, एक प्लेन है। प्लेन की इक्वेशन है मान लो ax, प्लेन की जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू क्या होता है 0। ये प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ एक पॉइंट है, मान लो कोई भी पॉइंट है a, जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या, मान लो x1 y1 और z1। आपने इस पॉइंट से प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
क्या ड्रॉ किया बच्चों, परपेंडिकुलर। आपको इसको मान लो आपने m नाम दे दिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2 z2। आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब जो आपके परपेंडिकुलर का फुट है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, यानी कि आप क्या यूज करोगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप आसानी से निकाल पाओ। आप बच्चों क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो जो ए और एम से होके पास होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एम, है ना। ए और एम पॉइंट से जो मिलके पास होती है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट क्या था बताओ, पॉइंट था 1 2 0, मतलब कि आपने जो परपेंडिकुलर डाला है वो कहाँ से डाला है बच्चों, 1 2 0, ये होगी। अब आपको ये पता है कि लाइन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर तो क्या होता है बच्चों, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर, है ना। ये लाइन कहाँ से पास होती है, आप मेरे को बताओ। ए पॉइंट से पास होती है ना, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट अपने को पता है। ए वेक्टर क्या आ गया, आई प्लस 2j प्लस के 0 के 1 2 और 0, है ना। यहाँ से ए वेक्टर आ गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, सिर्फ आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये बी वेक्टर कहाँ से आएगा। ये बी वेक्टर क्या होता है बच्चों, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। यानी कि ये जो लाइन है जो ए और एम से पास होती है बच्चों, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, मतलब इसकी डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर काम करता है। आप मुझे ये बता दो बस एक चीज़, क्या आपको ये पता है कि प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर होता है। ये क्या होता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है। और एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं बताना, जो प्लेन के ए बी सी यही तो होते हैं, ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के, ये क्या होता है, एन वेक्टर होता है। यही एन वेक्टर इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा, क्योंकि देखो पैरेलल है ना। डायरेक्शन वेक्टर का मतलब क्या होता है, चाहे कोई भी वेक्टर उस लाइन के क्या हो बच्चों, पैरेलल हो, उसी को तो डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, एन वेक्टर ही लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा। सिर्फ बस यही बात बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया कि क्यों ऐसा होगा। और एन वेक्टर अपने को निकालना आता ही है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं उसका जो वेक्टर बनेगा उसी को एन वेक्टर बोलते हैं। तो बस अपने पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, ये लाइन की इक्वेशन होती है। इसको इक्वल टू लेमडा मान के इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। यानी कि x माइनस x1 अपॉन ए को लेमडा रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, a लेमडा, और ये माइनस x1 उधर आके प्लस x1 हो जाएगा, a लेमडा प्लस x1, ऐसे ही b लेमडा प्लस y1, ऐसे सी लेमडा प्लस z1। देखो ये क्वेश्चन उन बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने प्लेन लाइन की इक्वेशन को पढ़ रखा है। जो बिल्कुल ही नहीं जानते लाइन प्लेन के बारे में, तो उसके सब कुछ ऊपर से जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन के ऊपर आप कोई पॉइंट मानते हो तो वो ऐसा मानते हो, ठीक है। अब ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट करके हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे और अपना एम पॉइंट आ जाएगा, बस खत्म। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ये मान लेते हैं क्या है, प्लेन है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, ए पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 0, और ये पॉइंट है मान लो क्या m, और ये प्लेन की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है बच्चों, x माइनस के 3y प्लस के 2z, और ये प्लस 9 इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले n वेक्टर, सबसे पहले n वेक्टर निकाला करो। n वेक्टर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट 1 यानी कि 1i, y का कोफिशिएंट -3, z का +2, यही क्या होता है बच्चों, यही लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पी वेक्टर नाम देते हैं ना, वो यही है। यानी कि i माइनस के 3j प्लस के 2 के। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं जो कहाँ कहाँ से पास होती है, एक ए से और एक एम से। इक्वेशन ऑफ लाइन ए एम इज x माइनस x1, x1 क्या होता है बच्चों, ये पॉइंट होते हैं, यानी कि 1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन इसके डायरेक्शन रेशो बच्चों यही होते हैं 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 और 2, इसको क्या मान लो, लेमडा।
लेट लेट लिख दो या से लिख दो, एक ही बात होती है। अब इस पॉइंट के ऊपर कोई भी, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन इज, तो क्या करो, एक बार x माइनस 1/1 को लेमडा के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहाँ से लेमडा प्लस 1 आ जाएगी। एक बार इस वैल्यू को लेमडा के इक्वल रखोगे तो y क्या आ जाएगा, -3 लेमडा प्लस 2, भाई -3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी लेमडा के साथ, और ये -2 उधर आके क्या हो जाएगा +2, ये क्या आ जाएगा आपका 2 लेमडा, और -0 उधर आके क्या होगा +0, लेकिन 0 प्लस करने का तो कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूँ ये पॉइंट है, मान लो m, ये पॉइंट क्या है, ये m है। अगर ये पॉइंट m है तो फिर ये पॉइंट तो प्लेन के अंदर लाई करता है, प्लेन के अंदर लाई करता है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्योंकि अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ लेमडा की, क्योंकि लेमडा की वैल्यू आ गई तो अपना क्वेश्चन खत्म, एम ही तो निकालना था अपने को, और इसमें लेमडा अगर आ गया तो मैं इसमें लेमडा पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी कि x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, लेमडा प्लस 1 -3 इंटू वाई, वाई कितना है -3 लेमडा प्लस 2 इंटू जेड, जेड कितना है 2 लेमडा माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करके बिल्कुल इजीली लेमडा कितना आ जाएगा बच्चों 1, लेमडा 1 आ गया तो पॉइंट के अंदर पुट कर दो। सो लेमडा 1 आ गया तो एम पॉइंट अपना कितना था बताओ, एम पॉइंट था लेमडा प्लस 1 माइनस के 3 लेमडा प्लस 2 और 2 लेमडा, और लेमडा को कितना पुट करो बच्चों 1, लेमडा को 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 और 2 इंटू 1, यानी कि 2 माइनस 1 2, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हो गया आंसर। अब आपको क्या निकालना है, एक क्वेश्चन और रह गया अब इसका, हैंस। हैंस का मतलब होता है बच्चों, जो अभी तक आपने क्वेश्चन को सोल्व करके जो भी चीज़ें निकाली है, आपने क्या निकाला है, एम के कोऑर्डिनेट। क्या निकाले आपने एम के कोऑर्डिनेट बच्चों, देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 2, क्या निकाले आपने 2 माइनस 1 2। इसको कहता है यूज करके डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट की, यानी कि इस ए पॉइंट की फ्रॉम द प्लेन। प्लेन और पॉइंट के डिस्टेंस बच्चों निकालनी है। इसका मतलब प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो जिसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर हो, इन दोनों के बीच की क्या है बच्चों, डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर ही तो है ना, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है, तो इसका मतलब ए और एम के बीच की आपको क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस निकालनी है। अब आपको 2 पॉइंट दे दिए, सेकंड पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। ए पॉइंट क्या दे दिया आपको 1 2 0, और एम पॉइंट आपको क्या दे दिया बच्चों, एम पॉइंट आपको दे दिया 2 माइनस 1 2। अब बताओ, ये तो 10th क्लास वाला बच्चा भी निकाल देगा कि ए एम जो डिस्टेंस होती है वो क्या, +1 में 3D आ जाती है, लेकिन फॉर्मूला वही 2D वाला, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना है -1, ये कितना है -2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बस यही आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। कितना आ गया 1 प्लस 9 प्लस 4, यानी कि √14 यूनिट्स इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या आ जाएगी बच्चों, डिस्टेंस। तो मैंने आपको डिस्टेंस भी निकाल के दिखा दी, सब कुछ मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। और बच्चे इस क्वेश्चन को सबसे मुश्किल समझते हैं। मैं कहता हूँ बस आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, ये तो पॉइंट रहा, और डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा बच्चों 1 माइनस 3 2, बस इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के इसके ऊपर पॉइंट मान लो, और इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करके लेमडा की वैल्यू निकाल लो और आपका पॉइंट आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। ये हो गया आपका। अब देखो बच्चों, ये आपका है केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ये सिर्फ आपको वैसे ही डायग्राम बना के दे रखा है एक इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि ये इंश्योरेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपके दिमाग में इमेज फिट करने के लिए डायग्राम बना रखा है। बाकी इस डायग्राम का कोई भी यूज है नहीं, ठीक है, छोड़ दो इसको। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका है टोटल प्रोबेबिलिटी का, टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये आपका क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। अगर आपने पूरा प्रोबेबिलिटी जो मैंने पढ़ा दिया आपको अच्छे से पढ़ा है सारा का सारा, तो मैं कहता हूँ ये दोनों क्वेश्चन वो बच्चा खुद से सोल्व कर देगा बहुत आसानी से। मैं कहता हूँ केस स्टडी को लेके घबराओ ही मत। प्रोबेबिलिटी का आज जैसे किसी भी टॉपिक से केस स्टडी आएगा ना, अगर आपने वो पूरा टॉपिक पढ़ा है डिटेल में, सारे के सारे लेक्चर आपने देखे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा आपसे पूछ ही नहीं सकता जो आपको समझना है। बिल्कुल आसान होता है क्वेश्चन। इसमें कहता है एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो ऐसा बिलीव करती है कि पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज। यानी कि देखो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लोगों का इंश्योरेंस करती है, वो कहती है आप हमारे को 1 साल में 5,000 रुपये दो और हम आपका मान लो 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट जो है ना इंश्योरेंस कर देते हैं। मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो 2 लाख रुपए तक का बिल आपका हम पे करेंगे। अब एक बात बताओ, आपसे वो ले रहे 5,000 रुपये हैं, पे कर रहे हैं आपको 2 लाख रुपए, तो कोई वो पागल तो है नहीं। वो पहले आइडिया लगाते हैं
अपना सर्वे करवाते हैं कि लगभग कितने लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, लगभग लगभग की बात करें तो ये कहते हैं उन्होंने सारे लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। क्या? दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन। एक्सीडेंट प्रोन का मतलब क्या होता है? जिनका एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे आप कभी आपने गाड़ी या बाइक चलाते हो तो रोड के ऊपर कोई कट आता है, पॉइंट आता है, उसके ऊपर लिखा आता है दिस इज एक्सीडेंट प्रोन एरिया, मतलब कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए गाड़ी को धीरे चलाएं। तो देखो, जो लोग साइकिल चलाते हैं उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बहुत कम। और जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जो लोग जितना बड़ा व्हीकल चलाएंगे ऐसा मानते हैं कि उसकी एक्सीडेंट होने की संभावना उतनी ज़्यादा, या ये मान लो उनका जो फैटल एक्सीडेंट है, जो भयंकर एक्सीडेंट है, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, कुछ लोग तो जो एक्सीडेंट प्रोन है और कुछ लोग जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। मतलब कि एक घर में गए, बेल बजाई, उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ आप क्या व्हीकल चलाते हो, उसने कहा मैं एक्टिवा चलाता हूँ, तो वो ये मान लेगा एजेंट कि इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। यानी कि हम इससे जो 5,000 रुपये लेंगे ना, वो फ्री में ले रहे हैं हम 1 साल में, इसको हमने देना कुछ नहीं है और इसके 5,000 रुपये हमारी जेब में आ जाएंगे। मतलब कि ऐसे करके इन्होंने दो कैटेगरी में लोगों को बांट लिया। फिर जो कंपनी के प्रीवियस ईयर के स्टैटिस्टिक्स है, जो उसका डाटा है, जो उसके आंकड़े हैं, वो शो करता है कि एक एक्सीडेंट प्रोन पर्सन, अब एक बात बताओ मेरे को, एक पर्सन की एक्सीडेंट होने की संभावना है, लेकिन वो पक्का तो नहीं है ना कि 100% हो ही जाएगा। वो कहता है पिछले स्टैटिस्टिक्स से, डाटा से देख के पता लगाया कि जो लोग एक्सीडेंट प्रोन थे उनका एक्सीडेंट हो जाएगा विद इन ए फिक्स्ड 1 ईयर पीरियड। जैसे हमने 1 साल का इंश्योरेंस करवाया है, 1 साल तक की जिम्मेवारी होती है कंपनी की, उस 1 साल के अंदर उस एक्सीडेंट प्रोन पर्सन का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी सिर्फ 0.6 है, मतलब कि 60% ही है। और जिसका एक्सीडेंट नहीं होगा उसका क्या है बच्चों? 0.2 है। मतलब कि एक एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कितनी है? 0.4। फिर एज दिस प्रोबेबिलिटी इज दिस फॉर ए पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, जिसके एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं थी उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है, 20% चांस उसके भी है, ये कहता है, ठीक है। फिर कहता है द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन, और इसने दो तरह की कैटेगरी में बांटा था ना, 20% लोग तो एक्सीडेंट प्रोन हैं और 80% एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। लेकिन जो लोग एक्सीडेंट प्रोन हैं उनका भी एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ 0.6 है। जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? 0.2, यानी कि 20%। अब क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर, अब एक आदमी ने नई पॉलिसी कराई इस कंपनी में, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा विद इन ए ईयर ऑफ परचेज ए पॉलिसी, मतलब कि जब वो पॉलिसी परचेज करेगा तो उसके 1 साल के अंदर अंदर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बच्चों ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये किसका है? टोटल प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि इसमें ना 2 पार्ट बनते हैं। देखो, उस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हो सकता है वो पर्सन एक्सीडेंट प्रोन रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या हो सकता है वो पर्सन एक्सीडेंट प्रोन नहीं हो और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यही 2 बातें होती है। हम क्या लिखेंगे? एक इवेंट को हम ए मान लेते हैं, द पर्सन इज, या द पॉलिसी होल्डर, जिसने पॉलिसी करवाई है वो वाला पर्सन, द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, वो एक्सीडेंट प्रोन है ना, और उसका एक्सीडेंट हुआ, एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेट विद एन एक्सीडेंट। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक्सीडेंट प्रोन था और उसका एक्सीडेंट हुआ, या फिर बच्चों ये भी तो हो सकता है द पॉलिसी होल्डर इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, वो एक्सीडेंट प्रोन था ही नहीं, नॉट एक्सीडेंट प्रोन एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। दोनों ही चांस हो सकते हैं ना। तो बताओ मेरे को, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द पर्सन इज एक्सीडेंट प्रोन। बच्चों एक्सीडेंट प्रोन जो पर्सन है वो कितने हैं? 20% है। 20% का मतलब सबको पता है 20/100, यानी कि 100 में से 20 लोग, और उसका एक्सीडेंट हो गया। बच्चों एक्सीडेंट प्रोन पर्सन का एक्सीडेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6 है ना। यही तो है। ये होगी आपकी कितनी? 20/100 इंटू 6/10। मैं इसको काटता नहीं हूँ, सिर्फ मैं इसको सीधा ये लिख रहा हूँ, ठीक है। ये होगी। अब बताओ आप मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या कहता है? वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। ऊपर देखो, जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है बच्चों 80% लोग ऐसे, और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी है बच्चों 0.2, यानी कि 2/10। तो कितना आ गया? 160/1000।
तो बताओ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों को ऐड करेंगे ना, क्योंकि बीच में और का साइन है। तो बस बहुत अच्छा क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी का, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि क्यों टोटल प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे यूज करी। तो 120/1000 और 160/1000, तो 280/1000, 0 से 0 काट दो, यानी कि 20/100, 28/100 को 28% भी लिख सकते हैं या 0.28 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, सबका एक ही मतलब है। अब हम करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम का है। वो ये पूछेगा कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, बताओ कि वो एक्सीडेंट प्रोन था या वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं था, है ना, ये ऐसे पूछेगा आपकी बार। सपोज दैट ए न्यू पर्सन हैज एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज ए एक्सीडेंट प्रोन। एक्सीडेंट प्रोन है, देखो दो बातें हो सकती है ना, हो सकता है वो एक्सीडेंट प्रोन रहा हो सकता है वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं रहा हो। जैसे कि एक बैग में से बॉल निकालते हैं, वो रेड आई, हो सकता है वो फर्स्ट बैग से आई हो सकता है वो सेकंड बैग से आई हो। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें दो इवेंट नाम देते हैं, एक E1 और एक E2। बेस थ्योरम को तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है। लेट द पर्सन, जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना, द पर्सन वोज एक्सीडेंट प्रोन, वो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट प्रोन भी हो सकता है। और लेट द पर्सन वॉज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, ये भी तो हो सकता है ना कि वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं था। और ए क्या होता है, ए होता है बच्चों जो आपने पर्सन सेलेक्ट किया उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट। तो द सिलेक्टेड पर्सन, उसका एक्सीडेंट हो गया है ना, द सिलेक्टेड पर्सन हैज एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक्सीडेंट प्रोन था। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है E1 लिखो, E2 लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI। तो बताओ EI में हम क्या करते हैं, EI के अंदर जब हम E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते, बस ये ध्यान में रखते हैं कि वो एक्सीडेंट प्रोन है। और एक्सीडेंट प्रोन कितने परसेंट लोग हैं बच्चों, 20%, और नहीं है वो 80%, यानी कि ये हो गया 20/100 और ये हो गया आपका 80/100। और फिर हम नीचे इसका भी ध्यान रखेंगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, ए का मतलब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट प्रोन पर्सन का एक्सीडेंट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं था बेचारा, उसका भी एक्सीडेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो ये प्रोबेबिलिटी 0.6 यानी कि सॉरी 6/10, ये कितना होगा आपका 6/10 और ये कितना होगा आपका 2/10, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2/10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया ये 120/1000 और ये कितना हो गया 180/1000। चीज़ें वही है सेम, बार बार एक ही चीज़ की मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ, नीचे दोनों प्रोबेबिलिटी का क्या होता है सम, इन दोनों को ऐड करोगे 120 + 180 डिवाइड बाय 1000। ऊपर आपको निकालनी है एक्सीडेंट प्रोन यानी E1 वाली, तो 120/1000 ऊपर रख दो। तो देखो 1000 से 1000 कैंसिल, 120 अपॉन में ये कितना आ गया आपका 120 + 180, 180 क्यों आएगा आपका 160 आएगा, है ना 160, ये 160, तो 280 यानी कि 12/28, 4 पे काट दो, 4 3 जा और 7 4 जा, आंसर आपका आ गया 3/7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन से आपके दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक तो बेस थ्योरम और पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा उसके बारे में कैसे सोचेंगे, और एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और कहाँ फर्क था बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी में तो सिर्फ ये आएगा कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। बेस थ्योरम क्या होता है बच्चों, एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो एक्सीडेंट प्रोन था वो पर्सन या एक्सीडेंट प्रोन नहीं था, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये आपका बच्चों पूरा का पूरा मैंने सैंपल पेपर करवा दिया 100%। जितने भी क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड और क्या पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आपको ये बताया। तो इन 14 क्वेश्चन के जरिए आप ये मान लो जिस बच्चे ने 50% मैथ भी पढ़ा हुआ है ना, उसकी भी 20% एक्स्ट्रा मैथ की अपने आप ही तैयारी हो जाएगी। अगर इन सारे फॉर्मूले को वो समझ पाया है, जो चीज़ें मैंने समझाई है वो अच्छे से समझा है, तो उसकी तैयारी अच्छे से होगी। ठीक है, मैं एक तो और ऐसे सैम्पल पेपर जिसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए लेके आऊँगा ताकि एग्जाम से पहले आप उनमें से अच्छी तैयारी कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।